हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो जूलॉजी के एग्जाम होने वाले दिसंबर के अंदर, उसके लिए अपन डेली वीडियो सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपके थ्योरी लेक्चर भी आ रहे हैं, प्लस आपके एमसीक्यू सेशंस भी आ रहे हैं। एग्जाम है आपके दिसंबर 25 में। दैट मीन्स अभी आपके पास में जो टाइम बचा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 4 महीने का टाइम अभी आपके पास में, 4 मंथ, ठीक है। इसके अंदर अपन ने जो काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं वो भी बता दें क्या क्या डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट भी, क्योंकि देखो थ्योरी वाला पार्ट अकेले से इतना तो कवर हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि अब इथोलॉजी चल रही है, कंपेरेटिव चल रही है और टूल एंड टेक होगी। तो लेकिन साथ साथ अपन ये कर सकते हैं कि एमसीक्यू सेशन कंडक्ट करें, सो दैट थ्योरी वाला पूरा रिविजन हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थ्योरी वाला यहाँ से रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज से अपन क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अपन ने जो पहले चीजें डिस्कस की हैं, अगर उनकी बात करें अपन, तो आपके इथोलॉजी सिर्फ 2 या 3 लेक्चर बचे हैं, ये हो गई है। पेपर फर्स्ट के अंदर जो यूनिट थर्ड है कंपेरेटिव वाली, वो आपकी हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो गई है, वो भी कंप्लीट होने वाली है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 क्वेश्चंस को टारगेट किया था, जिसके अंदर सिर्फ आपके 30-40 क्वेश्चन बचे हैं, तो लास्ट सेक्शन बचा है। सो देट अपन ये मान सकते हैं, सॉरी, ह्यूमन फिजियो का भी आपका रिवीजन इन क्वेश्चन से हो जाएगा। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपके मॉलिक्यूलर बायो के क्वेश्चंस, सो दैट आपके मॉलिक्यूलर बायो के अगर अपन 300-400 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक, तो 300-400 क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता कि थ्योरी वाला पार्ट कोई रिमेन रह पाएगा। सारा का सारा यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी भी आएगी प्लस आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, तो आपको लैंग्वेज समझना प्लस आपको क्वेश्चंस को अटेंड करना, करेक्ट इनकरेक्ट छांटना, ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, टूल टेक वाला पार्ट जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, इतनी सारी यूनिट एक साथ चल रही है, तो काफ़ी बेनिफिशियल पार्ट है आपके लिए। तो दिसंबर की जो भी एग्जाम होने वाली है उसके लिए देखते रहो, आपको थ्योरी लेक्चर मिल रहे हैं, प्लस एमसीक्यू सेशंस भी डेली कंडक्ट करवा रहे हैं। प्ले लिस्ट के अंदर जाना है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी और सारी बातें अपन वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं मोलिकुलर बायो के क्वेश्चन। मोलिकुलर बायो के अंदर अपने को जो मेन टारगेट करना है, टॉपिक को हिट करना है, वो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, जीन रेगुलेशन, ठीक है, और इनके अलावा जो भी टॉपिक है, लेकिन ये 3-4 तो अपने को पढ़ने पड़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन लाइक आपके प्रोकैरियोट के अंदर ओपन सिस्टम हो गया, फिर आपके यूकैरियोट के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, एक बार आप उनको देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर सीक्वेंस इन ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ हाउ मेनी बेस पेयर रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। तो सॉरी, जो आपकी सीईएन होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर सीक्वेंस। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ह्यूमन वाली ध्यान रखनी है, ठीक है, इसी के साथ में एक ईस्ट की भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन से बनता है। तो ह्यूमन के अंदर जो आपकी सेंट्रोमियर सीक्वेंस है, वो बनती है आपके 171 बेस पेयर से। और अगर मैं यहाँ से ईस्ट की बात करूँ, तो ये बनती है आपके ऑलमोस्ट 110 की, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ह्यूमन के अंदर जो सेंट्रोमियर सीक्वेंस है, ठीक है, वो कितनी है आपके 171 बेस पेयर की, तो जो रिपीटेड यूनिट है, और आपके ईस्ट के अंदर है 110, ठीक है, 110 की। ये हो गया आपका राइट आंसर। और इसको अपन क्या बोल पाएंगे, जो आपके 171 बेस पेयर की जो रिपीटेड यूनिट बनेगी, इनको बोलेंगे एल्फा डीएनए। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सेंट्रोमियर के अंदर जो डीएनए की जो रिपीटेड सीक्वेंस होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो सेंट्रोमियर की सीक्वेंस है वो कितनी है आपकी, 171 है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, विच क्रोमोसोम लुक लाइक ए रोड शेप स्ट्रक्चर ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज। तो एनाफेज स्टेज के दौरान आपका कौन सा जो क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखती है आपको, रोड जैसी दिखती है। अब देखो यहाँ से 3-4 नाम आते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक है। अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्राफ्ट करूँ, पहला कौन सा मेटासेंट्रिक, तो मेटासेंट्रिक को अपन, ठीक, ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, सेंट्रोमियर कहाँ आपके मिडल पे, तो ये कौन सा हो गया, सेंट आपके मेटासेंट्रिक हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ से, सब मेटासेंट्रिक का मतलब थोड़ा सा मिडल से जस्ट नीचे, या थोड़ा सा मिडल के आसपास, ठीक है, तो यहाँ अपन सब मेटासेंट्रिक मान लेंगे। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो
बिल्कुल आपका बेस ऊपर किनारे के पास, और टीलोसेंट्रिक हो गया आपका एकदम जस्ट टर्मिनल। ठीक है, इसको अपन ऐसे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सेंट्रोमियर की जो लोकेशन है उसके बेस पे अगर अपन बात करें, तो सेंट्रोमियर एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो जो आपके टीलोसेंट्रिक है सेंट्रोमियर का है जस्ट एंड के ऊपर। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो जस्ट आपके नियर एंड के पास। सब मेटासेंट्रिक आपके मिडल पार्ट के जस्ट आसपास, और मेटासेंट्रिक जस्ट आपके सेंटर के अंदर। तो ये पूछ रहा है कि रोड शेप दिखेगी आपको एक्रोसेंट्रिक के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन थर्ड आ रहा है आपके, इनकरेक्ट अबाउट एसएमसी प्रोटीन। तो यहाँ से आपको बताना है जो आपके एसएमसी प्रोटीन है इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपके जो क्रोमोसोम के कंटेंट से रिलेटेड जो प्रोटीन आती है, ठीक है, उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो अलग अलग आपके जैसे कोहेंसिन हो गया एक, तो इसका जरूर ध्यान रखना, कोहेंसिन का क्वेश्चन बनता है। ठीक, इसका काम क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, उनको आपस में लिंक रखना। सिस्टर क्रोमेटिड लिंक, इसका काम किसका हो गया, आपके कोहेंसिन का, ये ध्यान रखना। पूछ रहा है एसएमसी प्रोटीन का। तो देखो पहला बोल रहा है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, नहीं पहले ये फुल फॉर्म इसकी गलत हो गई। ये होता है स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो एसएमसी की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। दूसरी चीज ये क्या है, एक तरह के आपके क्रोमोसोमल एटीपेज प्रोटीन है। ठीक है, इसके अंदर आपके दो तरह के डोमेन पाए जाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वोकर ए डोमेन। केटालाइटिक है, इसको बोलते हैं वोकर पी डोमेन। ये बातें सही है, तो कहने का मतलब यहाँ से जो इनकरेक्ट आ रहा है वो यही आ रहा है कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन नहीं होता, वो होता है आपके स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन। तो इसका यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इसका बेसिक काम क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम की जो कंडेंस्ड फॉर्म होती है उसको मेंटेन रखने का। ठीक है, मेंटेन कंडेंस्ड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, नंबर आगे चले अपन फोर के बाद चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द मॉडिफिकेशन अकर इन हिस्टोन्स। तो आपके हिस्टोन के अंदर काफी टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपके 8 टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, सिमोलाइलेशन, ठीक है, यूबिक्विटाइलेशन, एडीपी राइबोसाइलेशन, सो ऑल ऑफ दीस। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, आपके स्टोन के क्या है, मॉडिफिकेशन है। हर चीज का यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एसिटाइलेशन के अंदर जो एंजाइम काम आता है, एक तो इसका ध्यान रखना, वो होता है आपके हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या इसको हिस्टोन एसिटाइलेज भी बोलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अगर एसिटाइल ग्रुप आपको रिमूव करना है तो एंजाइम कौन सा काम आएगा आपका, हिस्टोन डी एसिटाइलेज। ठीक है, अगर आपको स्टोन ग्रुप, सॉरी एसिटाइल ग्रुप रिमूव करना है जिसको डीएसएल एसएल, उसके लिए आपको एंजाइम कौन सा चाहिए होगा, स्टोन डी एसिटाइलेज। तो ये चीजें आपको थोड़ी बेसिक बेसिक ध्यान रखनी है। तो नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एंजाइम दैट एसिटाइलेज हिस्टोन, अभी अपन ने बात की थी कि जो एसिटाइलेशन की प्रोसेस है उसके लिए एंजाइम कौन सा काम आता है, तो था आपका हिस्टोन एसिटाइलेज ट्रांसफरेज, या इसको बोल सकते हैं हिस्टोन एसिटाइलेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी बेनिफिशियल चीजें हैं। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन इज करेक्ट अबाउट पोलिटिन क्रोमोसोम। यहाँ से आपको पोलिटिन क्रोमोसोम के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बतानी है। पोलिटिन क्रोमोसोम के बारे में कौन सी बातें यहाँ से सही है। तो पोलिटिन क्रोमोसोम की बात करें तो इसको डिस्कवर किसने किया था, बेल्बिनी ने। पहली बात तो ये होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, सेल्स इन पोलिटिन अंडरगो एंडोमाइटोसिस। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एंडोमाइटोसिस की प्रोसेस देखने को मिलेगी। एंडोमाइटोसिस को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर ये हो गया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो विदाउट सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, रेप्लिकेशन विदाउट डिवीजन। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, विदाउट सेल डिवीजन। तो पहली बात सही है, इसको बोलते हैं आपके ज्यान क्रोमोसोम। ठीक है, काफी लार्जर साइज के होंगे तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ज्यान क्रोमोसोम। सेकंड भी सही है, डिस्कवर्ड इन लार्वल सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कायरोनोमस, तो सही बात है। ठीक है, किसमें डिस्कवर हुआ था, आपके कायरोनोमस है उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ से आपको एक दो चीज और इसके अंदर ऐड करनी है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके पोलिटिन क्रोमोसोम है, उस पोलिटिन क्रोमोसोम के कुछ एक पार्ट के ऊपर सोलन पार्ट दिखता है, ठीक है। पोलिटिन जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पे सोलन पार्ट है, थोड़ा फुला हुआ पार्ट है, उसको बोलते हैं पफ। क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे उसको बालबिनी रिंग, या उसको बोलेंगे पफ। अब क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में कि जो बालबिनी रिंग और जो पफ है, इसका काम क्या है? तो इनका काम होता है आपके आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्मेशन का। यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो बालबिनी रिंग का काम क्या है, पफ का? आपके आरएनए और प्रोटीन फॉर्मेशन का। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो रहा है आपके? ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स क्या है? ठीक है, जब अपन एप्लीकेशन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे अलग अलग आपके पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, उन सब की आपस में असेंबलिंग होती है। असेंबलिंग के दौरान अलग अलग एंजाइम्स आपस में मिलते हैं। तो प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स वो होगा जिसके अंदर आपके हेलिकेज और प्राइमेज दोनों आपस में क्या होंगे, आकर अटैच होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइमोसोम क्या है आपका? हेलिकेज प्लस आपके प्राइमेज अगर आपको में आके असेंबल होकर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, देन वी विल से प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बताना है यहाँ से आपको इनकरेक्ट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में आपको इनकरेक्ट बातें बतानी है कि कौन सी बातें यहाँ से इनकरेक्ट है, ठीक है। तो नोन एज नॉन बर्थ एंजाइम, ठीक है। तो कौन बर्थ एंजाइम का क्या हो गया यहाँ से? इन्होंने जो डिस्कवर किया था इसको, वो थे आपके ऑर्थर कॉर्नबर्ग। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्या बोलेंगे? कॉर्नबर्ग एंजाइम, सही बात है। इसके अंदर आपको 5 to 3' की तरफ आपको पॉलीमरेज एक्टिविटी दिखेगी, और 5 to 3 क्या दिखेगी आपको? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखेगी। तो 5 to 3 क्या है? पॉलीमरेज एक्टिविटी, और 5 to 3 क्या है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। प्लस आपको 3 to 5 भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? डी यहाँ पे गलत हो गया कि टेट्रामेरिक नहीं होती, ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर एक तरह की, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। तो जो आप क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर क्या है आपके? टेट्रामेरिक नहीं है, ये आपके मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है। इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट 928 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 928 अमीनो एसिड एसिड। इसका थोड़ा आपको यहाँ से ध्यान रखना है। प्लस जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, इसका काम आपके प्राइमर रिमूवल में भी है, ठीक है। प्राइमर रिमूवल, डीएनए रिपेयर में भी है, ठीक है। और गैप फिलिंग में भी होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो ये किसके काम है? आपके डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के। तो गलत क्यों हुआ? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है, ना कि टेट्रामेरिक। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, करेक्ट अबाउट पॉलीमरेज सेकंड। तो सेकंड की बात करें तो पॉलीमरेज सेकंड आपके क्या है? मोनोमेरिक है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। 5 to 3 आपके पॉलीमरेज, और 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ से आपके 5 to 3 नहीं होगी जैसे आपके पॉलीमरेज फर्स्ट में था, यहाँ ओनली 3 to 5 होगी। लो पॉलीमराइजेशन रेट है एज कंपेयर टू पॉलीमरेज जो थर्ड आएगा, ठीक है। एंड अल्टरनेटिव डीएनए रिपेयर पॉलीमरेज, जब आपका कोई डैमेज टेम्पलेट वगैरह है, ठीक है, तो उस टाइम उसको क्या करेगा? ये उसको भी रेप्लिकेट करेगा। तो कहने का मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। सो राइट आंसर ऑल आर डी। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, करेक्ट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज की आपको इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। तो एक तो प्राइमरी एंजाइम है आपके रेप्लिकेशन का, ठीक है। मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको 10 पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाएगी देखने के अंदर, ठीक है। हाई पॉलीमराइजेशन रेट होगी, इसकी हाई प्रोसेसिविटी होगी, ठीक है। प्रोसेसिविटी का मतलब ये हो गया कि जब ये सॉरी, जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो ये पॉलीमरेज टेम्पलेट से बिना हटे ऑलमोस्ट कब तक चलता रहेगा? मोर देन 500 के बी तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मल्टीमेरिक कॉम्प्लेक्स है, हाई पॉलीमराइजेशन रेट है, हाई प्रोसेसिविटी है। तो कहने का मतलब ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ से क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दूसरी चीज, आपके जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, इसके अंदर आपको बेसिक 4 कंपोनेंट दिखते हैं। कौन से? कैटालाइटिक कोर होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर इसके अंदर मिलेगा आपको एक क्लेम फ्लोटर मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोसेसिविटी कंपोनेंट मिलेगा,
तो और एक आपके डाइमराइजेशन कंपोनेंट मिलेगा। तो इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ से 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, डिकोटोमस रेप्लिकेशन क्या है? ठीक है, अब नया टर्मिनोलॉजी है, नया वर्ड है, तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो डिक्टोटोमस का मतलब ये हो गया कि आपके जब सिंगल क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, अगर वो सिंगल क्रोमोसोम है और वहां पे आपको 6 रेप्लिकेशन 4 वो भी एक्टिव दिखे, एक से ज्यादा, ठीक है। सिंगल आपको तो नॉर्मल दिखता ही है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो वहां की तो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपको सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर अगर आपको एक से ज्यादा, दैट मीन्स अगर आपको 6 रेप्लिकेशन 4 एक्टिव दिख रहे हैं, देन वी विल से डिकोटोमस रेप्लिकेशन। तो 6 रेप्लिकेशन 4 ऑन सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज फ्रेगमेंट आर लेटर जॉइंड बाय एंजाइम। अपन क्या पढ़ते हैं कि आपके डीएनए के दो स्टैंड है, ठीक है, एक मान लो लीडिंग हो गया, एक मान लो लेगिंग हो गया, ठीक है। लीडिंग पे आपके डीएनए कंटिन्यू बनता रहेगा तो बीच में कोई गैप ही नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे बनता जा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल कोई गैप नहीं आया। अगर अपन लेगिंग की बात करें तो लेगिंग पे क्या होगा, थोड़ा बीच बीच में गैप आता रहेगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस है तो जो ये सेगमेंट बन रहे हैं जिनके अंदर गैप आ रहा है वो आपके ओकाजाकी सेगमेंट। अब इन सेगमेंट को आपस में जो जोड़ने का काम करता है वो करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो बेसिक सी बात है, आपको लाइगेज एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डिसकंटिन्यूअस स्टैंड पे काम आएगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस स्टैंड के ऊपर, दैट मींस लैगिंग स्टैंड के ऊपर जो डीएनए बन रहा है वो टुकड़ों में बन रहा है, ना कि कंटिन्यूटी में बन रहा है। तो इसलिए आपको जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो उस फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करेगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 5 ह्यूमन क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। तो आपके जब भी अपन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको प्राइमरी के अलावा एक और रीजन दिखता है, ठीक है, जो नैरो रीजन दिखता है उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या उसको बोल सकते हैं अपन NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। और वो कौन सा होता है आपके 13 14 15 21 एंड 22, ये आपको ध्यान रखना ह्यूमन के अंदर, ठीक है। कौन से हैं 13 14 15 21 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। दूसरी चीज एक और बता दो, मोलिकुलर बायो के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर एज कम्पेयर टू अदर यूनिट ज्यादा टिपिकल नहीं दिखते, ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिखते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही दिखेंगे। हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपकी आर्जिनिन और लाइसिन रिच प्रोटीन होती है, ठीक है, आर्जिनिन और लाइसिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके, टस प्रोटीन एंड टस सीक्वेंस इज रिलेटेड टू। तो अब ये जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रोटीन वगैरह आ रही है तो इनका एक एक का नाम ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जब भी अपन रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, तो रेप्लिकेशन के अंदर जो टर्मिनेशन होता है, जो एंडिंग प्रोसेस होती है, जैसे इलोंगेशन के बाद में जो लास्ट आपको चीजें बंद करनी है तो वो हो गया आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर क्या है, आपको एक टर्मिनल का अलग अलग यूनिट मिलती है, ठीक है। तो जैसे एक तो आते हैं आपके टर, टर का मतलब होता है टर्मिनस, ठीक है। एक होता है आपके टस, ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह की रिकॉग्नाइजिंग साइट होती है जहाँ पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है, वो क्या होती है आपकी टस, जिसको बोलते हैं टर्मिनस यूटिलाइजेशन सबस्टांस, ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, टर्मिनस यूटिलाइजेशन सबस्टांस। सो इसका अपन ये समझ सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी रेप्लिकेशन के किसके अंदर काम आती है, टर्मिनेशन के अंदर, रेप्लिकेशन के टर्मिनेशन के दौरान। तो ये एक एक चीज का आपको ध्यान रखना है। सो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेप्लिकेशन के टर्मिनेशन के दौरान काम आएगा आपका टर और टस सीक्वेंस। नंबर 16 है, ट्विंकल प्रोटीन इज वर्क एज। तो जो अपन अलग अलग रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, लाइक अलग अलग बोले तो जैसे एक तो आपका टीलोमियर रेप्लिकेशन हो गया, एक आपका फिर रोलिंग सर्कल हो गया, ठीक है, फिर आपके माइटोकॉन्ड्रियल हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर एक प्रोटीन काम आती है, एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं ट्विंकल, और ये एक तरह का काम करता है हेलिकेज का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो आपके डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, उसकी अनवाइंडिंग के लिए कौन सा काम आता है हेलिकेज के तौर पे, तो आपका एंजाइम है हेलिकेज के लिए ट्विंकल प्रोटीन। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अबॉर्टिव इनिशिएशन इज कॉमनली सीन इन, ठीक। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग चीजें हैं, तो इन सबका अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। अबॉर्टिव इनिशिएशन को आप ऐसे समझ सकते हो, जो ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन काम क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए टू आरएनए बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब क्या होता है कि आपके ट्रांसक्रिप्शन की जो इनिशिएशन प्रोसेस है, स्टार्टिंग की जो प्रोसेस है, वहां पे जैसे ही आपके आरएनए सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, आरएनए बनना शुरू होता है, उसके अंदर क्या है, जैसे ही आपके 2 या 3 बेस पेयर बना, ठीक है, ध्यान देना, आरएनए जैसे बन रहा है, 2 से 3 बेस पेयर बनते ही वहां से पॉलीमरेज वो क्या होगा, अबॉर्ट हो रहा है, वहां से हट जाता है, ठीक है। तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि वो 10 न्यूक्लियोटाइड नहीं हो जाएंगे, ठीक है। 10 न्यूक्लियोटाइड जैसे ज्वाइन होंगे उसके बाद में वो स्टेबल होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन, ठीक है। तो ये आपको आपको ध्यान रखना है। तो अबॉर्टिव इनिशिएशन क्या है, आपके ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन की प्रोसेस है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, रट साइट एंड रो प्रोटीन इज रिलेटेड, ठीक है। जब अपन ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां से आपको दो तरीके के दिखते हैं टर्मिनेशन, एक होता है आपके इंट्रिंसिक, ठीक है, और एक होता है आपके रो डिपेंडेंट, ठीक है। रो डिपेंडेंट के अंदर क्या है, आपके आपके प्रोटीन रिक्वायर होती है जिसको बोलते हैं रो प्रोटीन, ठीक है। एक तरह का क्या है, ये हेलिकेज की तरह काम करती है, जिसका काम है जो नया आरएनए बना है उस आरएनए और डीएनए कॉम्प्लेक्स को अलग करना, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके एक तो रट साइट और रो प्रोटीन है, वो किससे लेकर आपके ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन से। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना, जो आपके रट साइट होती है यहाँ पे, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा रेजिड्यू पाए जाते हैं वो साइटोसिन होते हैं ना, तो सी रिच है, तो ये ध्यान रखना। तो जो आपके रट साइट किससे रिच है, सी रिच है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें 19 की, था स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग इंट्रिंसिक टर्मिनेशन रीचिंग। तो इंट्रिंसिक की बात की अभी अपन ने, ठीक है। तो वहां पे जो आपके हेयर लूप स्ट्रक्चर बनेगी वो होती है आपकी जी सीरीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके हेयर पिन स्ट्रक्चर बनती है, उसके अंदर आपको मोस्टली क्या मिलेंगे, आपको जी सीरीज से बेस दिखेंगे। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रेड साइड की बात की, 12 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है, रेड साइड इज रिच इन, तो किसमें थी, सॉरी, वो थी आपकी साइटोसिन रिच, ठीक है। और रेड साइड किसमें दिखेगी आपको, रो डिपेंडेंट, क्या ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डीएनए फोटोलाइज एंजाइम यूज इन विच डीएनए रिपेयर सिस्टम। तो जो आपके डीएनए रिपेयर सिस्टम अपन पढ़ते हैं तो अलग अलग टाइप के दिखते हैं, ठीक। जैसे आपके डायरेक्ट रिपेयर हो गया, फिर आपके एक्सिशन रिपेयर, कौन से हैं, डायरेक्ट, एक्सिशन रिपेयर, इन सबको अपन डिस्कस करते रहेंगे डेली। एक्सिशन के बाद फिर आता है आपका मिसमैच रिपेयर, रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो डीएनए रिपेयर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, और डीएनए रिपेयर को अपन रेप्लिकेशन के साथ में कंसिडर करते हैं। देखो, डीएनए फोटोलाइज एंजाइम काम का काम आता है जब आपके पिरिमिडिन का डायमर बनता है, ठीक है, जो क्या है, एक तो काफी कॉमन है, जिसके अंदर आपकी यूवी रेडिएशन से डैमेज होगा, जिसके अंदर आपके पिरिमिडिन डायमर बनेगा, ठीक है। और इस डायमर को अपन रिमूव किससे करेंगे, रिपेयर किससे करेंगे, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होगी जिसको बोलेंगे फोटो रिएक्टिवेशन। और फोटो रिएक्टिवेशन के अंदर जो एंजाइम काम आता है वो होता है आपका डीएनए फोटोलाइज। तो डीएनए फोटोलाइज किस में काम आता है, एक तो आपके फोटो रिएक्टिवेशन में ये चीज। इस टाइम बनता है क्या है आपके डायरेक्ट रिपेयर में, थायमिन, पिरिमिडिन डायमर बनता है, पिरिमिडिन पिरिमिडिन डायमर। तो ये ध्यान रखना है कि डीएनए फोर्टिलाइज एंजाइम है वो आपके डीएनए के जो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम होता है वहां पे काम आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम एंड कोकिन सिंड्रोम ड्यू टू डिफेक्टिंग। तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और कोकिन सिंड्रोम कौन से डीएनए रिपेयर सिस्टम में अगर डिफेक्ट होता है तो ये जनरेट होते हैं। तो देखो, आपके जो एक्सेशन रिपेयर पढ़ते हैं अपन, एक्सेशन रिपेयर के अंदर एक आता है आपके बेस एक्सेशन रिपेयर पीईआर, एक आता है आपके न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, ठीक है। अगले क्लासों के अंदर जो क्वेश्चन होंगे इनमें डिस्कस भी अपन इनको करेंगे, ठीक है। बेस एक्सचेंज रिपेयर के अंदर क्या होता है कि जो आपके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उनको क्लीव करेगा, ठीक। और जो आपके एनईआर यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन होगा, उनका ब्रेकिंग होगा। तो जो आप अगर आपके न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम डिफेक्ट है, तो जो दो डिजीज होती है वो आपके जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और टोकन सिंड्रोम, तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है, ठीक। सो ये आपसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, एनईआर। तो ये आज के क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट सेशंस के, ठीक। डेली अपन मॉलिक्यूलर बायो के सेशन में कंडक्ट करते रहेंगे, सो दैट आपको एग्जाम के लिए काफी सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी अपन ने डिस्कस की क्वेश्चंस के द्वारा, वैसे यहाँ पे इनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन,
डीएनए रिपेयर, लेकोपेरोन, ट्रिप्टोफेनोपेरोन और आपके यूकेरियोट के अंदर जो जीन रेगुलेशन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? आरएनए प्रोसेसिंग वगैरह है। तो दूसरी चीज़ मॉलिक्यूलर बायो के अंदर आपको एग्ज़ाम में चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स उठा के देखना, मॉलिक्यूलर बायो में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं दिखते हैं। दूसरी चीज़ ऐसा इसलिए है कि अपन क्या करते हैं जो अपन सीएसआईआर की तैयारी करके आते हैं, ठीक है? सीएसआईआर, नेट, सेट जो भी है, उनके दौरान क्या होता है अपन वहाँ पे मॉलिक्यूलर बायो हमेशा अपन चूज़ करते हैं यूनिट को एग्ज़ाम के लिए, स्कोरिंग रहती है। तो अगर मॉलिक्यूलर बायो को अपन नेट वाले पोर्शन में पढ़ते हैं तो यहाँ थोड़ा-सा उसका बेनिफिट मिलता है। इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, ठीक है? एक बच्चा वो है जिसने नेट की तैयारी नहीं की है और वो डायरेक्ट मॉल बायो पे जा रहा है, तो उसके लिए टफ टास्क है थोड़ा-सा ना। लेकिन अगर एक बच्चा वो है जिसने नेट की तैयारी कर रखी है, नेट जेआरएफ क्रैक कर रखा है, काफ़ी टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर बायो हार्ड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके वो एक तरह की रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो मशीनरी है, वो आपको काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो एक उसकी इम्प्रिंटिंग आपके दिमाग में होती है कि अब आपके डीएनए से डीएनए बना, अब डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना। तो सारी की सारी सीक्वेंस के आपके माइंड में रहती है। लेग ओपरन वगैरह अपन नेट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ के आते हैं, ठीक है? जो आपकी वहाँ पे अलग-अलग सारी की सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है? जो आपके म्यूटेशन वाली थ्योरी है, वो सारी पढ़ के आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है अपने को आरपीएससी के अंदर मॉलिक्यूलर बाय थोड़ी-सी इतनी ज़्यादा टफ नहीं लगती और क्वेश्चन इसके ज़्यादा बड़े एक्सपेरिमेंटल नहीं आते। दूसरी चीज़, यहाँ आपके क्वेश्चन फिक्स है एंजाइम वाले, ठीक है? जो प्रोसेस बनी हुई है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। लाइक आपके टेक्सोनॉमी में बात करो तो किसी भी एनिमल के अंदर घुस जाते हैं, उसका कुछ स्केलेटल सिस्टम पूछ लिया, उसका डेवलपमेंट पूछ लिया, उसका कुछ भी अलग-अलग टॉपिक से क्वेश्चन अराइज़ हो जाते हैं। लेकिन आपके जैसे सेल बायो हो गई, मॉलिक्यूलर बायो हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन्स वगैरह आपके फिक्स है कि यहाँ-यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए जो क्वेश्चन अपन टारगेट कर रहे हैं, वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, घबराने की चिंता नहीं है, ठीक है? और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप यूट्यूब पे जाना, उनको देखना। कोई डाउट हो, सजेशन हो तो जॉन ऑफ लाइफ साइंस जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है? बाकी इस आज इवनिंग क्लास होगी आपकी कंपैरेटिव के अंदर या तो सर्कुलेटरी वाली या रेस्पिरेटरी वाली, जो अपने चल ही रखी है अभी थ्योरी वाले पार्ट के अंदर, ठीक है? तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों साथ लेके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है? तो होपफुली ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपके नॉन एस्पिरेंट वगैरह के अंदर, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।